हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए रोटेशनल मोशन का एक और अमेजिंग सेशन लेके आया हूं जिसमें मैं 10 पीवाईक्यूज कराऊंगा बच्चों। रोटेशनल मोशन एकदम मजेदार टॉपिक है बच्चों। इसके पीवाईक्यूज से अगर आप रिवीजन करोगे आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि आपको क्या रिवाइज करने की जरूरत है। करते बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 किलोग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड CD ऑफ मास 2 किलोग्राम and length 1 meter pivoted at its end C on the vertical wall as shown in the figure. It is supported by a cable AB such that the system is in equilibrium. The tension in the cable is, बच्चों केबल का टेंशन इन्होंने हमसे पूछा है। सो देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या पता है। यहाँ पे बच्चों 8 kg का ये वाला वेट है, तो इसका जो 80 न्यूटन वेट आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे, इस वाली रस्सी में जो टेंशन होगा बच्चों 80 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 80 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इसका बच्चों खुद का वेट होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और 2 किलोग्राम की तो बच्चों 20 न्यूटन के बराबर वेट यहां पे लग रहा होगा। एक होगा बच्चों इस केबल में जो टेंशन आ रहा होगा, इस वाले टेंशन के तो तुम दो कंपोनेंट कर लेना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो हिंज होगा वो फोर्स लगा रहा होगा। हिंज के फोर्स हमेशा दो डायरेक्शन में मानने हैं आपको, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है। ऐसे करके हिंज के फोर्स लग रहे होंगे। ये Fy हो जाएगा, ये Fx हो जाएगा। ये टेंशन है बच्चों, इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, T sin 30 जो कि T/2 के बराबर आ जाएगा, और √3 T/2। ठीक है, दो कंपोनेंट आ गए बच्चों हमारे पास इसके टेंशन के। ये ऐसा कुछ हो रहा होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे क्या कि बच्चों, क्या हम इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स बैलेंस करोगे तो Fx और Fy फालतू में पिक्चर में आएंगे। आप अगर हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 कर दो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हर पॉइंट के अबाउट बच्चों टॉर्क सेम आता है। जब मैं बोल रहा हूं टॉर्क सेम आता है तो वो रियल फोर्सेस का टॉर्क होता है, उसमें स्यूडो फोर्स का टॉर्क कंसीडर नहीं करते। जब हम बोलते हैं ना एक बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो हम सिर्फ रियल फोर्सेस का टॉर्क लिखते हैं। जब आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे होते हो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे होते हो, तब आपको स्यूडो फोर्स का टॉर्क लेना होता है। समझ गए? तो टॉर्क सेम आने का मतलब है, कई बार आपको ये चीज कंफ्यूज कर सकती है, सर ये वाला पॉइंट तो एक्सेलरेटेड है, आपने इसके इस पॉइंट का और जब टॉर्क लिखा तो आपने स्यूडो फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लिखा। तो वो बेसिकली इसमें तो खैर एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है इस वाले केस में, तो इसमें तो सारे पॉइंट ही रुके हुए हैं, किसी का अबाउट भी टॉर्क बैलेंस करो काम चल जाएगा। और इन्होंने बोल दिया इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स 0 है, तो हर पॉइंट का टॉर्क सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ तो स्यूडो का भी कोई लफड़ा नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर आपने बोला था कि अगर नेट फोर्स 0 है तो मान लो कई बार कोई बॉडी रोटेट कर रही है, नेट ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है उसके सेंटर ऑफ मास का ना, लेकिन रोटेट कर रही है सपोज करो, तो उसके हर पॉइंट का वो टॉर्क लिखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो रोटेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसका एक्सेलरेशन वगैरह आ रहा होगा, इसके वो टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क स्यूडो फोर्स का भी लिखना पड़ेगा। नहीं, जब आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो आपको रियल फोर्सेस का टॉर्क लिखना है। जब आपसे कोई बोले कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पता करो, तब तुम पॉइंट चूज करते हो ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हो कि आप स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क उसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो जब आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है न्यूटन का रोटेशनल फ्रेम में, तब टॉर्क में स्यूडो फोर्स का टॉर्क कंसीडर करना है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा में हमेशा स्यूडो फोर्स का टॉर्क कंसीडर करना है। लेकिन कोई आपसे सिंपली पूछे व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो आपको सिर्फ रियल फोर्सेस का टॉर्क लिखना है, ठीक है। ओके, तो टॉर्क अबाउट हिंज जो आएगा बच्चों, देखो mg का टॉर्क जो आएगा ना वो इस सेंस में आएगा, मतलब अंदर की तरफ आएगा। टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है, अंदर की तरफ आएगा। 80 न्यूटन का टॉर्क भी अंदर की तरफ आएगा, लेकिन जो T/2 है ऊपर की तरफ, जो T/2 लग रहा है उसका टॉर्क बाहर की तरफ आएगा। तो T/2 का टॉर्क और इन दोनों फोर्स का तो टॉर्क आएगा ही नहीं, Fx और Fy का। अगर आपको ये सब टॉर्क वर्क सब फाइंड करना नहीं आता है बच्चों, तो क्रैश कोर्स में जरूर ज्वाइन करना। रोटेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें ना, तो क्रैश कोर्स की लिंक बच्चों, मतलब ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार चेक कर लेना। तो टॉर्क जब लिखोगे ना बच्चों, तो आप लिखोगे इसको T/2 इंटू कितना है बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो ये जो T/2 का टॉर्क है उन दोनों के टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा, किसके 20 और 80 वाले को, तो 20 इंटू 0.5, ये मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, प्लस का 80 इंटू 1, ठीक है, 1 मीटर की है ना पूरी। ओके, ऐसा करके बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों T इंटू 0.3 बनेगा, और ये बच्चों 90 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। 10 और 80 90, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 300 न्यूटन के बराबर, ठीक है। टी की वैल्यू जो आ रही होगी बच्चों इस वाले केस में 300 न्यूटन के बराबर आ रही होगी। सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई ये वाला क्वेश्चन जो है?
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इस वाले केस में ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A solid cylinder and a solid sphere having the mass m and radius are rolled down the same inclined plane from the top without slipping. They start from the rest. The ratio of the velocity of the solid cylinder to that of the solid sphere which they with which they reach the ground. इन्होंने बच्चों देखो, मैं पहले तुम्हें इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका बताता हूँ, है ना। एक इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे काफी पूछे जाते हैं बच्चों ना। देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है या कोई भी बॉडी मतलब ना जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, एच हाइट ऊपर से आप उसको रिलीज कर रहे हो, ठीक है। एच हाइट ऊपर से आप उसको रिलीज कर रहे हो, यहां से रिलीज कर रहे हो बच्चों आप ना इस वाली को, बॉडी को ना एच हाइट से, और प्योर रोलिंग मोशन करती हुई आ रही है। तो जब ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी ना बच्चों यहाँ पे, तो इसके पास ये एक तो वी होगा, है ना, एक बच्चों ऐसे ओमेगा से घूम रही होगी। ये वाली बात समझ में आई आपको? ओके, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, तो फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा ना बच्चों वो 0 आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये लिखोगे कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में आएगा एक तो ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल, इन सब का वर्क बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन वर्क कर नहीं रहा होगा, नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा होगा, प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का वर्क इसमें 0 आता है ना। अगर प्योर रोलिंग मोशन एक फिक्स सरफेस पे हो रही है, नीचे वाला सरफेस अगर मूव नहीं कर रहा है, तो प्योर रोलिंग मोशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बच्चों 0 आता है, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क जो होगा बच्चों वो mgh के बराबर होगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्योर रोलिंग मोशन या रोटेशन CTRM जो होता है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ m इंटू VCM का स्क्वायर प्लस का हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलों में से बच्चों जो यूज करना है कर लो। तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला पॉइंट होगा, इसके अबाउट ये मतलब ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होगा इंस्टेंटेनियसली किसी भी टाइम पे, इसके अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी, तो मैं इसी का अबाउट लिख दूंगा। तो हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके अबाउट जो I आएगा ना वो ICM प्लस का m इंटू आर स्क्वायर के बराबर आएगा, दैट इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इससे हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। हमें यहाँ पे ये पता है कि प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, तो v बच्चों यहाँ पे ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। इस वाले केस में तो एटलीस्ट होता ही होता है, और ये तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता भी होगा। हमें इन्होंने द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू द सॉलिड स्फीयर पूछा है, मतलब हमें ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ICM जो होता है ना बच्चों, हम उसको लिख लेते हैं m इंटू के स्क्वायर। ICM को क्या लिख लेते हैं, m इंटू के स्क्वायर। इसमें से बच्चों आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एम आ रहा होगा ना, m दोनों तरफ से काट देना, डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का 1, और ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे GH के बराबर। देखो ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ से मैंने एक तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ m के स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर था नहीं, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी को तो हम वी स्क्वायर बोलेंगे, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों रूट के अंदर 2GH डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, क्लियर। अब सॉलिड सिलेंडर है बच्चों और हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, v ऑफ सॉलिड सिलेंडर डिवाइडेड बाई v ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखो ये जो दोनों को सेम हाइट से छोड़ा है, तो 2GH दोनों का सेम आएगा, बस k दोनों का डिफरेंट होगा, है ना। तो दिस कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 2GH डिवाइडेड बाई सॉलिड सिलेंडर का k क्या होता है, m इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंटम इनर्शिया बच्चों उसकी खुद की एक्सिस का mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो k फॉर सॉलिड सिलेंडर जो आ जाएगा बच्चों r बाई रूट 2 के बराबर आ जाएगा। k फॉर सॉलिड स्फीयर जो आ जाएगा बच्चों m इंटू के फॉर सॉलिड स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर होता है।
अच्छा एक काम करो बच्चों, के फॉर सॉलिड सिलेंडर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन, इसकी वैल्यू भी पता कर लो, तो ये 1/2 के बराबर आ रही होगी। के फॉर सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों 2/5 के बराबर आ रही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2gh 2/5 प्लस का 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट के अपॉन आर का होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो वी फॉर सॉलिड सिलेंडर डिवाइड बाई वी फॉर सॉलिड स्फीयर जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी, ऊपर बनेगा बच्चों रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई 3, यहां बनेगा बच्चों रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 7, दिस कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 14 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, रूट के अंदर 14 डिवाइडेड बाई 15 बच्चों, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके बच्चों सॉल्व हो जाएगा। इसमें मुझे एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनमें बच्चों जनरली आपसे डायरेक्ट वी के बारे में पूछा होता है ना, जब भी टाइम वगैरह पूछा होता है ना कि किस टाइम पे ये चीज हो रही होगी, तो मुझे बच्चों क्या करना पड़ता है, तो फिर मुझे उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी और वो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें टाइम मेरे से पूछा ही नहीं था, तो डायरेक्ट बच्चों मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ edge at its center when 2 coin each of mass 10 gram are put on the top of the other at 10 centimeter mark, the scale is found to be balanced at 40 centimeter mark। एक मीटर स्केल है बच्चों, यहां पे होगा 10 सेंटीमीटर वाला मार्क, यहां पे आपने 20 ग्राम मास रख दिया। द मास ऑफ द स्केल पूछा है बच्चों इन्होंने ना, ये मिड पॉइंट होगा बच्चों जहां पे स्केल का वेट लग रहा होगा mg। आप इसको बैलेंस कर रहे हो बच्चों 40 वाले मार्क पे। ठीक है, ये डिस्टेंस बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ये डिस्टेंस बच्चों 30 सेंटीमीटर के बराबर होगी। बस टॉर्क बैलेंस कर देना था बच्चों, उसका डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना था। ये इनका जो वेट आ रहा होगा ना बच्चों 20 ग्राम का, 0.02 इंटू जी के बराबर आ रहा होगा, और एम जी के बराबर कर दो, तो इसका टॉर्क 0.02 इंटू जी इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी इंटू 0.1। जी से जी कट जाएगा बच्चों, तो एम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे मेरे पास 0.1 से ये कट जाएगा 0.06, तो एम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 इंटू 10⁻⁻² माइनस का 2 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, यही 6 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इतू सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। अच्छा मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, इन्होंने जितने भी जेईई मेन के पीवाईक्यू बोले ना, वैसे तो इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बोला होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सारे क्वेश्चन इंटीजर टाइप ही निकले, मतलब ना बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आएंगे, लेकिन वो इंटीजर टाइप ही थे ज्यादातर क्वेश्चन ना। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें नेगेटिव आ रहा हो आंसर, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें डेसिमल में आ रहा हो। डेसिमल में आ रहा होता है तो उन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया होता है। A body of mass m is projected with a speed u making an angle 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as। बच्चों जब एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड से 45 डिग्री एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ये बॉडी गई ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गई, ये एंगल बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो u/√2 के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। इस वाले पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ये आपको पता होगा ये hmax होता है। यस, अब होता है बच्चों एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम जब लिख रहे होते हैं ना, जैसे ये पॉइंट हुआ है, ये वेलोसिटी है यहाँ पे ऐसे करके, तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ना बच्चों, वैसे तो mr×v होता है उसका फॉर्मूला ना। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर के बराबर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, v वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आ जाता है बच्चों वो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी के बराबर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप वी वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये hmax के बराबर आ जाएगा। इस वाले केस में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना बच्चों m u/√2 और r परपेंडिकुलर होगा बच्चों hmax के बराबर। hmax का फॉर्मूला लगा दो m u/√2, hmax होता है बच्चों u² sin स्क्वायर थीटा, तो u² डिवाइड बाई 2g। ठीक है,
तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बच्चों ओके अबाउट एम यू की पावर 3 4√2 जी। तो इसको अगर आप ऐसे रखो ना, ऊपर √2 ले जाओ, एम यू की पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये आर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे यू होगा ना, 8 जी। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो आ जाएगी ना बच्चों 8 आ जाएगी, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम का। मैंने फिर बता दिया ये सब कॉन्सेप्ट बच्चों डिटेल में, रोटेशन के तो मतलब एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऊपर से इंक्लाइन से छोड़ने वाले केसेस, टॉर्क वाले केसेस, ये सारे केसेस बच्चों मैं आप लोगों को हमारे क्रैश कोर्स में कराऊंगा। एक बार ऐप में जाके चेक कर लेना बच्चों ना क्रैश कोर्स को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल होगा, मतलब ना, इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। The distance from the initial rest position, the cylinder should be unwinding the string to achieve the speed of 4 meter per second is। देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो वर्क एनर्जी से निपटा दूंगा मैं। इसका पहले साइड भी बनाता हूँ बच्चों ना इसका। ऐसा दिख रहा होगा बच्चों ये। देखो इस वाले पॉइंट के अबाउट मान लो ये पहले यहाँ पे था, यहाँ से नीचे आ गया है, ठीक है, सेंटर इसका एच नीचे आ गया है, मतलब जैसे ये इस पोजीशन से छोड़ा, एच नीचे आ गया, तो एक तो इसके सेंटर के पास वेलोसिटी आ जाएगी, और साथ ही साथ बच्चों ऐसे घूम भी रहा होगा ओमेगा से। ठीक है, ये दोनों चीजें हो रही होंगी बच्चों यहाँ पे ना। और इस वाले पॉइंट के लिए जब तुम लिखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लिखोगे ओमेगा इंटू आर, और नीचे लिखोगे वी। तो बच्चों ये वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होना चाहिए पहले तो यहाँ पे ना। मतलब एक तरीके से रोलिंग में जिस तरीके के फंडे लगते हैं उसी तरीके का फंडा लगेगा यहाँ पे। देखो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है ना mgh, वही एनर्जी इसके पास आ गई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट इसकी ऐसे लिख दूं, एनर्जी हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे लिख दूं। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर के बराबर होगी, ठीक है, रख देंगे उसको हम यहाँ पे। तो m इंटू जी इंटू एच की वैल्यू पूछिए कि कितना नीचे आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू लिखो बच्चों m इंटू के स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू लिख देना बच्चों 4 डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये लिख देना। एक तो m से m काट देना, g को इधर ले जाना, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों k। सॉलिड सिलेंडर का जो k होता है बच्चों वो r/√2 के बराबर होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mr²/2 होता है, तो m के स्क्वायर के बराबर करोगे तो r/√2 आ जाएगा। तो 1/2g, ये r²/2 बन जाएगा, प्लस तो ये 3r² डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, है ना। r² से बच्चों r² काट देंगे, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 12 डिवाइडेड बाई g, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 120 सेंटीमीटर इसको नीचे आना पड़ेगा। यही बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। वो रस्सी में तो ऐसे खुलता जाएगा ना, ऐसे नीचे की तरफ चलता जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। निपट गया क्वेश्चन। और नहीं तो तुम पूरा उसका वो वाले दूसरे वाले फॉर्मूले से लिख लेना, हाफ m इंटू VCM का स्क्वायर प्लस का हाफ आई अबाउट सेंटर मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ डिस्क ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो पहले कह रहे हैं कि एक डिस्क है, इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट, मतलब कह रहे उन्होंने पूरा डायग्राम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोली है इन्होंने ना, तो डिस्क ऐसे वर्टिकल होगी। अ बॉडी ऑफ सेम मास एज दैट ऑफ द डिस्क इज फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। ये कह रहे हैं कि एक डिस्क ऐसी है, और यहाँ पे एक्सिस बच्चों ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए। एक मास यहाँ पे अटैच कर रखा है आपने ना, ये डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है।
body of same mass as that of the disk is fixed at the highest point of the disk. Now the system is released when the body comes to the lowest position, its angular speed will be. ऐसे क्वेश्चन हमारी शीट में भी थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चों हमें करना क्या होता है कि जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या डिस्क का सेंटर ऑफ मास नीचे या ऊपर गया? नहीं, ओनली ये मास नीचे आया। तो बच्चों वर्क डन बाई ग्रेविटी, या ऐसे लिखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया मैंने? एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल का सम कांस्टेंट कर दिया। आप बोलोगे सर क्यों? यहाँ पे बच्चों कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटी का वर्क है, उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख दे रहे हैं। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो या एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करते। तो एक्सटर्नल फोर्स आप बोलोगे है तो सही, हिंज भी तो लगा हुआ है, हिंज इसको रोक रहा होगा। हिंज लगा हुआ है जिस पॉइंट पे है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हिंज कोई वर्क भी नहीं कर रहा होगा। और फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करते हिंज के केस में, अगर दे रखा होता तो हम कंसीडर करते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर थी बच्चों। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जब ये मास ऊपर था ना तो मैं वहां पे 0 मान ले रहा हूं इसकी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे पता करनी है, तो वो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। आई पूरे सिस्टम का, दिस मास प्लस डिस्क। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों माइनस का एम जी इंटू 2r के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे 2r नीचे आ गया है। हाफ आई होगा बच्चों यहाँ पे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का एम आर स्क्वायर, ये पॉइंट मास का मोमेंटम इनर्शिया हो गया, ये डिस्क का हो गया। दैट इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg इंटू आर, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। m तो काट देंगे बच्चों यहां से हम, 3/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू जी इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगा ना बच्चों यहां से 8/3 जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाएगा। रूट लगा देना बच्चों, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये सही लिखा है मैंने, ओके। इसको एक काम करना बच्चों, जी को लिख देना 10 में से 2 अलग करके 16 करना, ये 4 हो जाएगा। रूट के अंदर 5 डिवाइड बाई 3r, तो जो x की वैल्यू है ना बच्चों 5 के बराबर आ जाएगी। ओके डन, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। A body of mass 5 kilogram moving with a uniform speed 3√2 meter per second in xy plane along the line y equal to x plus का 4, the angular momentum of the particle about the origin will be। ये वाले क्वेश्चन भी मेरे को कराने थे आपको ना, जब एक पार्टिकल एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों, y इक्वल टू x प्लस का 4, मतलब ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। इस वाली लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, ओ वाले पॉइंट के अबाउट ऑरिजिन के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। अच्छा, इस वाले लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल कहीं भी चल रहा हो, आपको पता है वो लाइन ऑफ वेलोसिटी यही होगी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो पार्टिकल यहां पे मूविंग लाइक दिस, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ना बच्चों, ये आर वेक्टर होगा, वो वी वेक्टर होगा। एम आर क्रॉस भी लिखते हैं, ये लिखते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होता है। इसकी जो वैल्यू आती है ना बच्चों एंगुलर मोमेंटम की, वो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी के बराबर आ जाती है। वी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। बच्चों इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या मैं उसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ओरिजिन से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? तो y की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर मॉड और लगा देना। तो r जो परपेंडिकुलर आएगा ना बच्चों वो 2√2 के बराबर आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा ना m जो कि 5 किलोग्राम है, v जो कि 3√2 के बराबर है, इंटू r परपेंडिकुलर जो कि 2√2 के बराबर है, ये बन जाएगा हमारे पास। 4 12 5 60,
एंगुलर मोमेंटम बच्चों 60 के बराबर आ रहा होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रहा हो ना कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट लिख सकते हो m इनटू उस स्ट्रेट लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इनटू v के बराबर, ठीक है। ये भी बढ़िया से हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। Consider a disk of mass 5 kg, radius 2 meter, rotating with an angular velocity of 10 radian per second about 10 axis perpendicular to the plane of the rotation. An identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. Okay, the energy dissipated so that both the disks continue to rotate together without slipping. अब बच्चों ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, ओके। इसका बच्चों अपना कुछ एंगुलर मोमेंटम था एल इनिशियल, वो था mr² डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा के बराबर। अब आपने क्या कर दिया बच्चों, इसके ऊपर एक और डिस्क ला के रख दी, उनके बीच में लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया दोनों डिस्क को अगर मैं अपना सिस्टम मानूं तो फ्रिक्शन हो गया इंटरनल फोर्स। कोई बाहर से टॉर्क लग रहा है नहीं, अगर हमने दोनों को ही सिस्टम मान लिया तो इंटरनल फोर्स जो भी कर रहा होगा मतलब ना, वो इंटरनल फोर्स का टॉर्क तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर बच्चों कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, इनका मोमेंटम इनर्शिया 2mr²/2 हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा डैश हो जाएगा। तो नया वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश होके ये बनेगा बच्चों हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम। दोनों को कर दो बच्चों बराबर, तो दोनों को जब तुम बराबर करोगे ना तो ओमेगा डैश जो है ना बच्चों ओमेगा/2 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों अब इसकी एंगुलर स्पीड जो होगी ना बच्चों वो आधी हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, वो थी बच्चों हाफ mr² डिवाइड बाई 2 इंटू 10k² के बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, वो आधी हो गई है, नहीं आधी नहीं हुई, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो डबल हो गया 2mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर के बराबर है ना। तो जैसे इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो वो बनेगी यस 100 mr² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो वो बनेगी 50 mr² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, ठीक है, 50 बन जाएगा ना। तो बच्चों लॉस कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 50, m की वैल्यू कितनी है 5, r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो लॉस हो गया बच्चों 250। तो दो यहाँ पे आ जाएगा 250 जूल के बराबर इसका लॉस हो गया होगा, ठीक है, 250 इज द करेक्ट आंसर। 250 जूल बच्चों यहाँ पे लॉस हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 about their central axis and normal to the plane, rotating with angular speed this and this respectively, are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident, the loss in the kinetic energy। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है ना, काफी हद तक उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। इसमें दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं, लेकिन दोनों का सेंस भी हमें सेम लेना पड़ेगा। इनको बताना चाहिए था कि दोनों का सेंस सेम है, ठीक है, क्योंकि इन दैट केस आंसर अलग अलग आ जाएंगे। और तुम जब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन दे रहे हो तो भाई दोनों का सेंस सेम बताओ ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं इनके, दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं। तो बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी ना, तो इनके मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो इंटरनल हो जाएगा, उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। इस सिस्टम पे पहली बात तो देखो सिस्टम किसको मान रहा हूं मैं, दोनों डिस्क को मैं सिस्टम मान रहा हूं, ठीक है। बोथ डिस्क इज माय सिस्टम, बोथ डिस्क इज माय सिस्टम, ठीक है, ओके। अब I1 ω1 I2 ω2, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो बच्चों ये दोनों साथ साथ घूम रही होंगी, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा और इनकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा के बराबर हो जाएगी। दोनों डिस्क को सिस्टम मान के मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। 40 प्लस का 8 इज इक्वल टू 6 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 रेडियन पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो बच्चों हाफ I1 जो कि 4 के बराबर है इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ I2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये थी इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आ जाएगी यहां से बच्चों 200 प्लस का 16 216 जूल के बराबर आ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो बच्चों यहां से हाफ I1 प्लस का I2, ये हो गया 6 और ओमेगा हो गया बच्चों 8 का स्क्वायर।
64 आ रहा होगा, 2 से डिवाइड कर दो 32, 6 दूनी 12, 36 18 और एक 19, 192। तो डेल्टा के जो लॉस होगा ना बच्चों, जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस 24 जूल के बराबर। ठीक है, 24 जूल के बराबर आंसर आ रहा होगा। अगर बच्चों ये दोनों अपोजिट सेंस में रोटेट कर रही होती तो ये मुझे लगता है मेंशन करते उस चीज को ना, हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें तो सेम सेंस वाला लेके कर देना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व ना। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे अब ये कह रहे हैं बच्चों कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फोर बॉडीज हैविंग द सेम मास m एंड रेडियस 2r आर एज फॉलो। I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर का 2/5 m इंटू 2r का होल स्क्वायर 8 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने रेडियस ना 2r दे रखी है। सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस m 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 mr स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, सर्कुलर डिस्क डायमीटर के अबाउट m 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा डायमीटर के अबाउट ना, तो ये mr स्क्वायर बन जाएगा। ओके, थिन सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीटर m 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर के अबाउट है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 mr स्क्वायर बन जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ I2, तो 2 इंटू 2 mr स्क्वायर, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 हो जाएगा बच्चों 3 mr स्क्वायर, प्लस का I4 2 mr स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स I1 8 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो 6 2 8, 8 mr स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 8 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू 5 के बराबर आ रही होगी। ये थे बच्चों 10 और अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल मोशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चन से। और ज्यादा बच्चों अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं टॉपिक को, तो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है ना बच्चों, बहुत ही डिटेल में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों डेफिनेटली हेल्प करेंगे आप लोगों की, अगर आप क्रैश कोर्स से, और क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस भी होगी। मैं पहले थ्योरी कराऊंगा, जैसे कुछ पोर्शन की थ्योरी कराई मैंने ना, उसके फिर उसी पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना, थ्योरी प्रैक्टिस इस तरीके से होगा। यही क्रैश कोर्स बच्चों आपकी एडवांस की प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी साइड से कराता रहेगा, मतलब एक सेशन हमारा हर हफ्ते एडवांस की प्रैक्टिस सेशन भी होगी। तो इस तरीके से बच्चों जेई मेन के साथ साथ आप एडवांस को भी टैकल कर पाएंगे अगर आप यहीं से जुड़ जाते हैं। जेई मेन के लिए अलग, और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए बच्चों मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्रैश कोर्स है वो सेकंड वाले के साथ फ्री में मिल रहा है, तो इसलिए बच्चों जो मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि प्राइस हाई कोर्स से पहले ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, और आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट बच्चों यहाँ पे मिल रहा होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।